पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ने अंतिम संस्कार पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहा कि बदला चाहिए। पहलगाम के इस हमले ने पूरे देश में शोक और क्रोध दोनों एक साथ भर दिया है। जहां अपनों को खोने का गम है तो वहीं आतंकियों और उनके पनाहगारों को सजा देने का क्रोध भी है। बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 24 घंटे में लगातार 3 बार एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ में कुछ आतंकियों को घेर लिया है। आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी शहीद हो गए हैं। चिनार कॉर्प्स, जो कि सेना का एक हैंडल है, उसके मुताबिक 23 अप्रैल को लगभग 2 से 3 अज्ञात आतंकी बारामूला के उरी नाला में सरजीवन के सामान्य इलाके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सैनिकों ने उन्हें चुनौती देते हुए रोका, जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। फिर सेना की ओर से जवाबी गोलीबारी की गई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। सीमा के इस पार तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन सीमा पार भी जवाब देना जरूरी है। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह बदले में बड़ी कार्रवाई की थी, उससे पाकिस्तान इस बार सचेत है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसलिए भारत सीमा पार जमीनी हमला करने का विकल्प शायद नहीं चुनेगा। तो कैसे दिया जाएगा जवाब और क्या होगा स्ट्राइक का तरीका, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तीसरी स्ट्राइक होनी तो पानी से ही थी। पहला जमीन पर, दूसरा हवा से, तो अब तीसरा तो पानी से ही था। लेकिन पाकिस्तान ने कहां सोचा होगा कि पानी ही बंद कर दिया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश की सबसे ताकतवर कमेटी है, जिसने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। 1960 की सिंधु जल संधि खत्म कर दी गई है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ देता, तब तक के लिए ये जल संधि रोक दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर का चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। जो लोग पहले आ चुके हैं, उनके पास 1 मई तक का समय है वापसी के लिए। पाकिस्तानियों को साख वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली से पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। इन्हें 7 दिनों में भारत छोड़ना होगा और भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोग की संख्या अब 55 से घटाकर 30 कर दी गई है, जो कि 1 मई से प्रभावी होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। बुधवार 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसकी कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग में कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भारत ने यह फैसला लिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि CCS की दी गई ब्रीफिंग में पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को भी उजागर किया गया है। सिंधु जल समझौता क्या है, आपको यह भी बता दें। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में साइन हुई थी। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए थे। इसके तहत भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास के साथ साथ सतलुज को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इन पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत केवल इन पश्चिमी नदियों का पानी बिजली बनाने जैसे गैर खपत वाले कामों के लिए करता है और इसका इस्तेमाल होने के बाद पानी वापस नदी में चला जाता है। मतलब ये पानी वापस नदी में छोड़ा जा सकता है। इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इस समझौते को रोकने का सीधा असर पाकिस्तान की वाटर सप्लाई पर पड़ेगा। पाकिस्तान को इस समझौते के तहत कुल पानी का करीब 80% हिस्सा मिलता है। पश्चिमी नदियों का पानी रुकने के बाद पाकिस्तान के खेती बाड़ी और पीने के पानी की व्यवस्था पर संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है
और ऐसे में ये फैसला उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो वहीं भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर सख्त और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस समझौते पर रोक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में अब पानी का संकट होगा। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है और अब भारत की तरफ से नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। दूसरा फैसला, अटारी चेक पोस्ट बंद होने से पाकिस्तानियों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही और साथ ही छोटे सामानों को भारत निर्यात नहीं करेगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वो इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। वैसे भी साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद से ही पाकिस्तान से द्विपक्षीय व्यापार बंद है। हालांकि दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता है, जैसे सेंधा नमक, चमड़े का सामान, मुल्तानी मिट्टी, तांबे का सामान, मिनरल्स मिल्स, ऊन और चूना, जो कि अब नहीं होगा। वीजा सर्विस के साथ आतंकियों के आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। यह तीसरा फैसला है। भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, SAARC वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग अब भारत नहीं आ पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है और ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं। इनके अलावा धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भारत आते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं या उनके लिए रेकी करते हैं। ऐसे में वीजा सर्विस बंद होने से आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। चौथा फैसला, हाई कमीशन से सुरक्षा सलाहकार हटाए गए हैं। भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को आवांछित व्यक्ति घोषित किया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा फैसला, अपने डिफेंस एडवाइजर्स भी वापस बुला लिए गए हैं भारत। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे और दोनों उच्चायोगों से सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुलाया जाएगा। आपने कई सारी तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी। हम भी आपको एक प्रोफेसर जी, असम के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य, जो कि पहलगाम से जान बचाकर निकले, उनके कहे हुए शब्द बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भयावह यादें बताते हुए उन्होंने कहा कि हम एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। मैंने वहां आसपास कुछ लोगों को कलमा पढ़ते हुए सुना। मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया और तभी एक आतंकवादी मेरे पास आया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, क्या राम राम बोल रहे हो? तो मैं जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। ये कैसी बर्बरता है कि हिंदू हो तो मारे जाओगे। कश्मीर में हुआ ये हमला भयानक है। आतंक का घर। पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले की निंदा की है, जबकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ मान रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार हाई अलर्ट लगा दिया है। पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में है कि भारत कब हमला कर दे। इसके लिए बचाव की रणनीति बनाई जा रही है। वो भारत के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। जिन भारतीयों ने अपनों को खोया है, वो सरकार से इस हमले के लिए बदले की मांग कर रहे हैं। और उधर पाकिस्तान भी अपने पुराने अनुभव से भारत के स्ट्राइक करने की संभावनाओं से डरा हुआ है, खौफ में है, लेकिन जवाब की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत क्या ऑप्शन चुन सकता है? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, मिसाइल से एयर स्ट्राइक। भारत की बदले की कार्रवाई हवाई रास्ते से होने की उम्मीद है। हो सकता है कि भारत के मिसाइल लॉन्च पैड से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए जाएं। सीमा पार आतंकी ठिकानों और सैन्य कैंपों के सटीक कोऑर्डिनेटर्स यानी कि लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इससे पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से कोई नुकसान भी नहीं होगा।
दूसरा, ड्रोन अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी जो जंग हो रही है, दोनों में हमने खतरनाक ड्रोन हमले होते हुए देखे हैं। और अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत पक्की होती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मानव रहित ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत भी सीमा पार आतंकवादियों के ठिकाने चुनकर मानव रहित ड्रोन के जरिए हमले कर सकता है। तरीका जो भी हो, भारत की फोर्सेस पूरी ताकत से, शिद्दत से दोषियों से बदला जरूर लेंगी, ये तय है। पाकिस्तान कितना भी इनकार कर ले, उसका इतिहास जानते हुए इस हमले में उसका हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बात आपको बता दें, लश्कर के ऑफशूट ने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन है और इससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का ही इस हमले में हाथ है। आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान और ऐसे में घटना तब हुई जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भारत को लेकर अपने नापाक इरादे जाहिर किए थे। लेकिन अब पाकिस्तान भारत का इंतकाम देखेगा। शहीद सैनिक और हमले में प्राण गंवाने वाले देशवासियों को हमारी श्रद्धांजलि है। देखते रहिए जी भारत। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जी भारत।